हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। आखिर यह क्यों न्यूज में था? तो रिसेंटली उत्तराखंड के कैबिनेट ने, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक ड्राफ्ट जो रिजोल्यूशन है, जो रिपोर्ट है यूसीसी के रिगार्डिंग, उसे अप्रूव कर दिया है और आज ही वो असेंबली में पेश किया जाएगा ताकि इसे पास किया जा सके। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या इंडिया में स्टेट्स के पास ये अथॉरिटी है और क्या कॉन्स्टिट्यूशन उसे ऑथराइज्ड करता है, और आखिर करता भी है तो कहां पे ये प्रोविजन मेंशन है कि स्टेट भी अपना खुद का यूसीसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या कंसर्न्स है रिगार्डिंग दिस बिल और क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन रहा है, क्या लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का ऑब्जर्वेशन रहा है रिगार्डिंग यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इन तमाम बातों का आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। So recently the UCC draft, Uniform Civil Code draft report was approved by the Uttarakhand cabinet and is likely to tabled in the state assembly on 6th of February. Means today, यह आज जो है उत्तराखंड असेंबली में इसे रखा जाएगा। This UCC drafting committee was led by retired Supreme Court Judge Ranjan Prakash Desai. The UCC is proposed a set of common laws for all residents of the Uttarakhand regardless of their religion, caste और gender। तो बेसिकली क्या है, इस यूसीसी में एक कॉमन सेट ऑफ लॉ प्रपोजल दिया गया है फॉर ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, देयर कास्ट एंड देयर जेंडर। अब हम बात करेंगे डज द स्टेट हैव ऑथोरिटी। तो बिल्कुल है, जैसा कि इससे पहले इंडिया में सिर्फ गोवा एक ऐसा स्टेट था जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हो चुका था। तो आखिर कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में स्टेट के पास ये अथॉरिटी है कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड को इनेक्ट कर सकता है? तो आर्टिकल 162 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स दैट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट extends to the matters with respect to which the legislature of the state has power to make the laws। आर्टिकल 162 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर मेंशन किया गया है कि जिन सब्जेक्ट्स पे स्टेट लॉ बना सकता है उन पे वह एग्जीक्यूट भी कर सकता है। इन द व्यू ऑफ दिस प्रोविजन, इसी प्रोविजन का जो व्यू है, एंट्री 5 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल, जो 7th शेड्यूल है जिसमें मेनली 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट का जो एंट्री 5 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कमिटी टू इंट्रोड्यूस एंड इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड पर से कैन नॉट बी चैलेंज एज अल्ट्रा वायर्स। इस एंट्री 5 में, कंकरेंट लिस्ट में यह मेंशन किया गया है कि इस पे जो बेसिकली कोई भी कमिटी है, अगर इस पे कोई इन एंट्री में जो भी सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं उस पे अगर कोई लॉ बनाती है तो उसको नल एंड वॉइड या चैलेंज नहीं किया जा सकता। Entry 5 of the concurrent list deals with marriage and divorce, infants and minors, adoption, wills, instancy and succession and joint family and partition। मतलब इन बेसिक चीजों से यह डील करता है, ये सारे सब्जेक्ट इसमें मेंशन किए गए हैं। तो चूंकि कंकरेंट लिस्ट में है और कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों साथ में लॉ बना सकते हैं, उसके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड कैन इनेक्ट यूसीसी विद इन इट्स टेरिटरी, और यही पावर के थ्रू गोवा ने भी यूसीसी को ड्राफ्ट किया था, उसे इंप्लीमेंट किया। और रिसेंटली इसी आर्टिकल 162 में जो यह मेंशन किया गया है कि जो स्टेट जिस लॉ पे, स्टेट जो असेंबली है जिस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है उसे एग्जीक्यूट भी कर सकती है, और इसी में एंट्री 5 जो है कंकरेंट लिस्ट का, उसमें जो सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं उस पे स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, बिकॉज कंकरेंट लिस्ट पे सेंटर और स्टेट साइमल्टेनियसली वर्क कर सकता है। अब बात करते हैं हाइलाइट्स ऑफ दिस बिल। क्या क्या मेजर हाइलाइट्स रहे हैं इस बिल के, तो आप देख सकते हैं। पहले ब्रीफली मैं आपको बताता हूं, दिस इज द मेजर हाइलाइट्स। इक्वल प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट फॉर मेन एंड वुमेन, कि मेन
और वुमेन को इक्वल प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस राइट दिया गया है, मींस रिगार्डलेस ऑफ जेंडर एवरीवन हैज इक्वल प्रॉपर्टी ओवर द इक्वल राइट ओवर देयर प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस, कॉमन लीगल फ्रेमवर्क फॉर मैरिज डाइवोर्स फॉर ऑल कम्युनिटीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज मैंडेटरी, डिक्लेरेशन एंड रजिस्ट्रेशन मस्ट फॉर लिव इन कपल्स, जो भी लिव इन कपल्स है उनके लिए डिक्लेरेशन और रजिस्ट्रेशन बहुत ही मस्ट है, मैरिज एज फॉर वुमेन फिक्स्ड एट 18 एंड 21 ईयर फॉर मेन, यूनिफॉर्म कूलिंग पीरियड फॉर कपल सीकिंग डाइवोर्स, in dispute between couples children can be handed over to grandparents, blanket ban on polyandry and polygamy, halal iddat, triple talaq punishable offense, making simpler provisions for adoption, Muslim women allowed to adopt kids, maintenance fund for family in case of death for breadwinner, and STs kept out of the UCC ambit। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उन्हें इस एम्बिट इस यूसीसी के ड्राफ्ट से अलग रखा गया है, जो कि एक ब्रीफ आपका हाइलाइट्स था। अब इसी में आप बात करें तो दिस यूसीसी एम्स टू रिप्लेस डिस्टिंक्ट पर्सनल लॉज ऑफ एवरी रिलीजन फोकसिंग ऑन मैरिज डाइवोर्स एडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस गाइडेड बाय आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं वो डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में मेंशन किया गया है। इसी प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए इस यूसीसी में जो पर्सनल लॉज है उसे रिप्लेस किया गया है। सम ऑफ द की प्रपोजल्स पुट फॉर्थ बाय द कमिटी इंक्लूड प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगामी, हलाल इद्दत, ट्रिपल तलाक, चाइल्ड मैरिज, यूनिफॉर्म एज फॉर गर्ल्स मैरिज अक्रॉस ऑल द रिलीजन एंड मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। जैसा कि हमने जस्ट अभी देखा भी, तो ये मेजर की प्रोविजन है जो कि इसमें चेंज लाए गए हैं। This draft UCC aims to focus on gender equality by treating men and women equally in matters such as inheritance and marriage। तो बेसिकली क्या है, सबसे मेजर एम क्या है कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। जो इनहेरिटेंस राइट है, जो मैरिज है, वो सब में इक्वालिटी प्रमोट करना है। दिस कोड इज ऑल्सो लाइकली टू एक्सटेंड इक्वल प्रॉपर्टी शेयर टू मुस्लिम वुमेन अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग 25% शेयर अकॉर्डेड अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ। कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो मुस्लिम महिलाएं थी उन्हें अभी तक जो प्रॉपर्टी में राइट था वह 25% शेयर ही मिलता था, अब वह इक्वल शेयर की हकदार होंगी। द मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर मेन एंड वुमेन इज अगेन सेट टू रिमेन 18% एंड 18 ईयर्स फॉर वुमेन एंड 21 ईयर्स फॉर मेन। एसटी को एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम दिस परव्यू ऑफ द बिल। The tribal population in the state, which is around 3%, had been voicing its dissent against UCC in the wake of special status accorded to them। और इसीलिए इन्हें चूंकि बाहर रखा गया क्योंकि बहुत ही कम पॉपुलेशन है और जो उन्हें स्पेशल स्टेटस दिया गया था ताकि वह स्पेशल स्टेटस वॉइड ना हो, नल एंड वॉइड ना हो जाए, इसलिए इन्हें एक्सक्लूड किया गया। हालांकि इसको लेके कंसर्न्स अभी भी बना हुआ है एक्सपर्ट्स का। इस बिल को लेके क्या कंसर्न्स है, तो कुछ क्रिटिक्स का कहना है, some critics argue that UCC draft report does not respect the diversity and pluralism of India and imposes a uniform code that may not suit the custom and practices of different communities। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि यह जो UCC है या फिर वो ऑल इंडिया लेवल पे आए या किसी स्टेट के लेवल पे आए, वो कहीं ना कहीं जो इंडिया का जो प्लुरलिज्म है, जो डाइवर्सिटी है, उसको हैम्पर करेगा, राइट टू रिलीजन को हैम्पर करेगा। और कुछ एक्सपर्ट्स और अदर जो एक्टिविस्ट है उनका कहना है कि हालांकि एसटी को एक्सक्लूड कर दिया गया है, बट स्टिल दे क्लेम दैट दिस यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट डज नॉट एडिक्वेटली एड्रेस द इशू एंड एस्पिरेशन ऑफ एसटी एंड मे इरोड देयर कल्चरल आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी। हालांकि इस बिल में क्लियर मेंशन किया गया कि जो एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उन्हें अलग रखा गया है, बट स्टिल यहां पे कुछ लोगों का कहना है, कुछ एक्टिविस्ट का कहना है कि यह जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है उसमें अभी भी हो सकता है कि जो उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको हैम्पर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या था सुप्रीम कोर्ट का इस पे ऑब्जर्वेशन। यूसीसी को लेके सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग केसों में क्या क्या उनका मत था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, जो कि बहुत एक फेमस केस है इंडिया का 1985 में। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट observe that it is matter of regret that article 44 has remained a dead letter and called for its implementation।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर मेंशन किया कि आर्टिकल 44 ऑफ डीपीएसपी को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने का जरूरत है। और ये बहुत ही खराब बात है, रेग्रेट की बात है कि अभी तक यह एक डेड लेटर के रूप में बना हुआ है। Such a demand was again retreated in subsequent cases like सरला मुदगल केस, जॉन भालंतम केस। तो जितने भी केसेस आए उस सब में सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि इसे इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। जोस पॉलो कोटिन्हो एंड मारिया ल्यूजा वैलेंटाइन पेरेडी केस 2019, द कोर्ट हेल्ड Goa as a signing example where the Uniform Civil Code is applicable to all regardless of religion except while protecting certain limited rights and accordingly urged for its pan-India implementation। और इस केस में भी उन्होंने गोवा का एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट ने गोवा का एग्जांपल देते हुए कहा कि गोवा एक साइनिंग एग्जांपल है कि किस तरीके से उसने सारे चीजों को एकोमोडेट करते हुए वहां पे यूसीसी को इंप्लीमेंट किया है। और इसी से सीख लेते हुए इसे पैन इंडिया लेवल पे लाने की जरूरत है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का क्या ऑब्जर्वेशन रहा है? तो अगर 21st जो लॉ कमीशन है जो कि 2018 में आया था, headed by former Supreme Court Justice Balbir Singh Chauhan, submitted a consultation paper reform of family law where it observed that formulation of uniform civil code is neither necessary nor desirable at this stage। उस समय उन्होंने कहा कि इस स्टेज पे यूसीसी को लाना नहीं डिजायरेबल है, नहीं नेसेसरी है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा secularism should coexist with prevailing plurality in the country. It however recommended discriminatory practices and stereotypes within existing personal law should be amended। हालांकि उन्होंने क्लियर कहा कि अभी जो कंडीशन है उसमें यूसीसी को लाना सही नहीं है, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है पर्सनल लॉज में, जो स्टीरियोटाइप्स है पर्सनल लॉज में, उन्हें ठीक करना जरूरी है, उनमें अमेंडमेंट लाना जरूरी है। सिमिलरली जब बात हम करेंगे 22nd लॉ कमीशन की, जो ऋतुराज अवस्थी के द्वारा हेड किया जा रहा था, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी इशू अ नोटिफिकेशन सीकिंग ओपिनियन फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द पब्लिक एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑन द यूसीसी। और उन्होंने ये बेसिकली क्या किया, एक पब्लिक नोटिफिकेशन इशू किया, सबका ओपिनियन जानने की कोशिश की और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि किस तरीके से यूसीसी को लाने की जरूरत है टाइम्स पे। तो बेसिकली ये कंसर्न्स है कुछ यूसीसी को लेके कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड का जो यह स्टेप है काफी एक बोल्ड स्टेप है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसने पर्सनल लॉज को एकोमोडेट किया है। आई होप कि आने वाले टाइम में ऑल इंडिया लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे यूसीसी इंप्लीमेंट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।